जरा सोच कर देखिए कि आप लोग अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाने जाए और वहां पर जो डॉक्टर हैं वो आपकी सर्जरी स्टार्ट तो कर दे लेकिन ख़त्म ना कर पाए, यानी कि उनको ख़त्म करना ही नहीं आता, उनको स्ट्रेचेस लगाने ही नहीं आते, आपका सारा ब्लड ऐसे ही बहता रहे तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। कुछ ऐसा ही हुआ था इस बेचारे 25 साल के लड़के के साथ और इस वजह से इसने अपनी जान भी गंवा दी। तो आइए जानते हैं इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। एक 25 साल का लड़का जिसका नाम क्वेन डे हे था, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट था और ये अपने करियर को लेकर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में भी रहा करता। इसने कॉलेज से बहुत सारे मेडल्स जीते, साथ में बहुत सारे इसने लाइसेंस भी बनवा लिए थे ताकि जब भी ये कॉलेज पूरा करे उसके बाद इसको कोई ना कोई जॉब मिल जाए। और साथ में ये अपनी माँ से बहुत ही ज़्यादा प्यार भी किया करता, क्योंकि इसकी माँ का कहना था कि जब भी कोई नई फिल्म थिएटर में लगा करती ये उसे लेकर थिएटर में जाया करता। वैसे तो आज के टाइम पर बहुत ही कम बच्चे हैं जो अपनी माँ के साथ फिल्म देखने के लिए जाते हैं, लेकिन ये अपनी माँ से प्यार किया करता क्योंकि ये उसे लेकर अपने साथ फिल्म देखने तक भी जाया करता। और जो ये क्वेन डे हे था ये खुद को थोड़ा सा अजीब माना करता, यानी कि इसको खुद को देखकर ऐसा लगा करता कि मेरा जबड़ा थोड़ा सा बाहर है। यहाँ से ये खुद के जबड़े को बाहर निकला हुआ माना करता, क्योंकि इसका मानना था कि ये जबाड़ा ठीक नहीं है, इसको थोड़ा सा अंदर होना चाहिए और लोगों की तरह। वैसे ये कोरिया के अंदर रहा करता और कोरिया का तो आप लोगों को पता है वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, वहाँ की लड़कियाँ भी इतनी ही ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। लेकिन कोरिया में जो कोरियन गर्ल्स हैं वो लगभग हर 3 में से 1 लड़की प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लेती हैं खूबसूरत दिखने के लिए। और ऐसे ही अब 2016 का टाइम चल रहा था जब ये डेज को पता चला कि उसे भी प्लास्टिक सर्जरी करवा लेनी चाहिए ताकि उसका जबड़ा भी ठीक हो जाए और वो खूबसूरत दिखने लगे। यही सोचकर अब वो इस चीज़ के बारे में सर्च करता है कि वो कहाँ पर अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवा सकता है। और जल्द ही इसने अब सर्जरी के लिए पैसे बचाने भी शुरू कर दिए थे। इसकी माँ का कहना था कि क्वेन डे हे ने साउथ कोरिया में अपना कॉलेज ढूंढा ताकि ये कॉलेज में रहते रहते वहाँ पर कोई ऐसा क्लिनिक ढूंढ सके जिसमें प्लास्टिक सर्जरी करवा सके वो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक थे। अब इसको वो डॉक्टर ढूंढना था जो इसकी प्लास्टिक सर्जरी कर सके और जबाड़े का वो एक्सपर्ट हो। अब इसने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखना शुरू कर दिया, इसने बहुत सारी होर्डिंग्स देखी जो बाहर लगी होती है। साथ में टीवी पर भी एक डॉक्टर के बारे में इसने बहुत कुछ सुना था, जिसके बाद इसने फैसला किया कि ये डॉक्टर जे से ही अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाएगा। कॉलेज के बाद इसने 3 पार्ट टाइम जॉब भी की क्योंकि इसको $6000 इकट्ठा करने थे, क्योंकि इसकी जो सर्जरी का खर्चा था वो $6000 ही था। और जल्द ही वो तारीख भी आ गई जिस दिन इसकी सर्जरी होनी थी। 8 सितंबर 2016 का दिन चुना गया। सुबह का टाइम था, ये हॉस्पिटल में पहुंचता है। वहां पर इसने अपनी एक फोटो खींची और अपने दोस्तों के पास भेज दी। ये बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था, इसके मन में लड्डू फूट रहे थे कि ये कब बाहर आएगा सर्जरी करवा के और कब अपने नए चेहरे को देखेगा। ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकिन इसको क्या पता था कि ये कभी बाहर ही नहीं आ पाएगा। इसको 12:30 बजे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है, वहां पर सर्जरी शुरू कर दी जाती है और लगभग 11 घंटे के बाद इस हॉस्पिटल से इमरजेंसी कॉल किया जाता है। जो नर्स थी उसने बताया कि हमें एक पेशेंट को ट्रांसफर करना है, क्योंकि वो ऐसे तो बिल्कुल ठीक ठाक है लेकिन उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, जिसकी वजह से इन्होंने हेल्पलाइन नंबर पर फोन किया था। और उससे अगले दिन सुबह 5 बजे यानी कि 9 सितंबर को सुबह 5 बजे जो इसका बड़ा भाई था उसने फोन करके अपनी माँ को बताया कि डेज की हालत बहुत ज्यादा खराब है और उनका एक वीडियो भी सामने आया था। फिर लगभग 1 महीने तक हॉस्पिटल में रहने के बाद इसकी मौत हो गई। लेकिन इसकी मौत तो हो गई, इसके पीछे का कारण क्या है, उन 11 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि इसकी मौत हो गई। लेकिन हम इस चीज़ का कभी भी पता नहीं लगा पाते अगर उस सर्जरी रूम में सीसीटीवी कैमरे नहीं होते।
इन सीसीटीवी कैमरे के अंदर सब कुछ रिकॉर्ड हो गया कि उस दिन उस कमरे में क्या हुआ था। सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया कि जो डॉक्टर जे थे वो सर्जरी स्टार्ट करते हैं, उन्हें सिर्फ 20 मिनट लगे सर्जरी को स्टार्ट करने में और खत्म करने में, जिसके बाद यहाँ पर बहुत सारी इसके शरीर से ब्लीडिंग होने लगी। जैसा कि आप लोग इस फुटेज में देख रहे होंगे कितना सारा इसका ब्लड नीचे बह रहा है और नर्स उसे साफ भी कर रही है। और जो ये ब्लड था ये लगभग 1 घंटे तक ऐसे ही बहता रहता है, जिसके बाद जो ये डॉक्टर जे था इसने डेज की हड्डी तो काट दी थी जबड़े वाली, लेकिन ये उसको स्ट्रेचेस नहीं लगाता, उस पर टाके नहीं लगाता। बिना टाके लगाए ये वहां से बाहर चला जाता है और थोड़ी देर के बाद कोई दूसरा डॉक्टर सर्जरी रूम में एंटर करता है। इसके बारे में नहीं पता ये कौन डॉक्टर था, यहाँ के लोगों ने इसे गोस्ट डॉक्टर का नाम दिया हुआ था। ये आकर यहाँ पर इसके स्ट्रेचेस लगाना शुरू कर देता है और बाद में पता चलता है कि जो ये डॉक्टर था इसके पास तो सिर्फ 6 महीने का ही लाइसेंस था। और तो और आप लोग ये सुनकर भी हैरान होंगे कि जब डेज का ऑपरेशन यानी कि उसकी सर्जरी चल रही थी उस टाइम पर 3 मरीजों की और सर्जरी वहां पर चल रही थी एक ही ऑपरेशन थिएटर के अंदर। यहीं पर सर्जरी चारों की हो रही थी। जो डॉक्टर जे था वो पहले तो डेज के कट लगाता है, उसका जबाड़ा यहाँ से काट देता है, जिसके बाद वो दूसरे मरीज के पास जाता है, उसके कुछ कट लगाता है, फिर तीसरे मरीज के पास जाता है, फिर चौथे मरीज के पास जाता है। यहाँ पर तो इन्होंने एक फैक्ट्री खोल रखी थी और डॉक्टर जे जब सबको कट लगा कर चला जाया करता, उसके बाद जो वो गोस्ट डॉक्टर था वो आता, फिर वो पहले वाले बेड पर जो डेज था उसको टाके लगाता, फिर दूसरे नंबर पर जाता, फिर तीसरे मरीज के पास जाता। ऐसे करके यहाँ पर पता नहीं क्या फैक्ट्री सी इन्होंने बना रखी थी। ये कोई हॉस्पिटल नहीं था, ये एक फैक्ट्री बना रखी थी। और तो यहाँ पर कोई एनेस्थीसियोलॉजिस्ट भी नहीं नजर आ रहा था। यहाँ पर एनेस्थीसिया देने वाला डॉक्टर जरूर होना चाहिए था, क्योंकि एनेस्थीसिया देने के बाद यहाँ पर उसकी नब्ज, उसके दिल की धड़कन, ये सब कुछ चेक करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट नहीं था और वहां पर डेज के शरीर से लगातार खून बहता रहता है और लगभग 70% खून इसका बह चुका था। अब आप लोग समझ सकते हैं कि एक इंसान के शरीर से अगर 70% ब्लड निकल जाए तो उसकी क्या हालत होगी। और डॉक्टरों को ये पता था कि इसके शरीर से 70% ब्लड निकल चुका है, तो उन्होंने हेल्प मंगाने के लिए 3-4 घंटे नहीं लिए बल्कि 11 घंटों बाद उन्होंने हेल्प मंगाई। अब आप लोग सोच सकते हैं कि इन्होंने ही जानबूझकर ये सब कुछ किया था और ये भी नहीं पता कि उस टाइम पर वो होश में था भी या नहीं। मिस्टर जे जो डॉक्टर थे यहाँ पर वो सिर्फ 5 बजे एंटर हुए सर्जरी करने के लिए और 6 बजे वहाँ से निकल गए। उन्होंने कहा कि मेरा काम खत्म हो गया। उन्होंने नर्स को वहाँ पर छोड़ दिया उसको संभालने के लिए। जब तक कि उसकी ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही थी तो उनका काम कैसे खत्म हो सकता है। डॉक्टर के जाने के बाद जब नर्स से वो नहीं संभला तो उसने डॉक्टर जे को दोबारा से बुलाया और वो सारी सिचुएशन बताई। और कैमरे में ये भी देखा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जो डेज था वो होश में था, क्योंकि उसका हाथ हिलता हुआ नजर आ रहा है। और साथ में यहाँ पर जब उसका ब्लड बहुत सारा निकल चुका था तो उसके लिए हेल्प करने के लिए भी ये डॉक्टर्स यहाँ पर ब्लड वगैरह लेकर आए, लेकिन इन्होंने इसको चढ़ाया नहीं। पता नहीं किस चीज़ का ये वेट कर रहे थे। और जब डेज लगभग मर ही गया था उस टाइम पर डॉक्टर जे बाहर आते हैं इनसे बात करने के लिए, इसकी माँ से और भाई से। उन्होंने आकर एक ही बात कही कि तुम्हारे सामने 2 ही रास्ते हैं। अगर तुम कानून के रास्ते से जाते हो, यानी कि अगर तुम मेरे ऊपर केस करते हो तो अदालत में जज साहब, वहाँ पर वकील, सब लोग हमारी ही सुनते हैं, क्योंकि डॉक्टरी की लाइन के अंदर ये हादसे होना आम बात है, जिसकी वजह से मेरा कुछ भी नहीं होगा और मैं ऐसे ही छूट जाऊंगा। और दूसरा ऑप्शन उसने बताया कि हम लोग समझौता कर लेते हैं। इस सर्जरी के लगभग 1 महीने बाद 28 अक्टूबर को उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ और उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि हम इसको रिकवर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसकी माँ ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उसका मानना था कि वो पहले ही बहुत सारी परेशानियों से, यानी कि बहुत सारी गंदे हालात से गुजर चुका है। अब उसको और ज़्यादा तंग ना किया जाए। और बाद में जो ये सीसीटीवी फुटेज थी उस रूम की, तब इसे लेकर और प्रोफेशनल डॉक्टर्स को दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि अगर 2-3 घंटे बाद ही, यानी कि जब उसका ब्लड बाहर निकल रहा था उसके 2-3 घंटे बाद ही वो फ़ोन कर देते इमरजेंसी नंबर पर, तो शायद डेज की जान बच सकती थी।
लेकिन यहाँ पर डॉक्टर जे और उसके स्टाफ की लापरवाही की वजह से एक 25 साल के नौजवान की जान चली गई। अब जो डेज की माँ थी उसने अपना सब कुछ त्याग दिया और उसने सिर्फ ये निर्णय लिया कि वो अपने बेटे के कातिलों को सजा दिलाकर रहेगी। उसने केस दायर किया और केस स्टार्ट हो गया। और यहाँ पर डॉक्टर जे को सजा दिलवाने के लिए सबसे पहले तो ये साबित करना होगा कि उन्होंने ही उनके बेटे को मारा है। लेकिन डॉक्टरी लाइन में ये साबित करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि डॉक्टरों का काम है लोगों को बचाने का, और कई बार ऐसे हादसे भी हो जाते हैं जिसमें किसी की जान चली जाती है। इसलिए ये साबित कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर डॉक्टरों के लिए एक रूल है कि अगर वो खुद की वजह से, यानी कि उनके ऊपर कोई आरोप लगा दे और उनकी कोई गलती भी नहीं है, तो वहाँ पर इनके ऊपर कुछ जुर्माना लगकर छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन अगर इनकी गलती है, ये पकड़े जाते हैं और इनके खिलाफ पक्का सबूत है, तो इनका लाइसेंस तक रद्द हो जाता है, हॉस्पिटल बंद करने की भी नौबत आ जाती है। यहाँ पर जो डेज की माँ थी वो बार बार कोर्ट के चक्कर काट रही थी। उसके पास बहुत सारे सबूत थे इनके खिलाफ कि इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करते हुए गड़बड़ की है, और इनका ना तो लाइसेंस रद्द हो रहा था, ना इन पर जुर्माना लग रहा था, ना इसका हॉस्पिटल बंद हो रहा था। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी थी, क्योंकि जो डॉक्टर जे था यहाँ पर अदालत में जा रहा था, वो उसका जो जज था वो भी उसका दोस्त था, वकील भी उसी का दोस्त था, क्योंकि ये एक साथ ही गोल्फ खेला करते और तब से ही ये एक दूसरे को जाना करते। ये फेसबुक फ्रेंड हुआ करते और इन्हीं सब वजह से इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था। और फिर ये केस ऐसे ही चलता रहता है, सब कुछ ऐसे ही होता रहता है। वो बेचारी माँ कोर्ट में चक्कर काटती रहती है। और ऐसे ही 2018 का टाइम आ चुका था। 2018 में इनको यही पता चला, यानी कि डेज के परिवार वालों को ये पता चला कि वही डॉक्टर जे, वही हॉस्पिटल फिर से एडवर्टाइजमेंट दे रहा है कि 14 साल से उन्होंने सर्जरी करते हुए हो गए हैं, उनसे आज तक एक भी गलती नहीं हुई है, वो सबसे बेस्ट हैं। जिसका ये मतलब था कि एक बेचारे 25 साल की नौजवान की मौत होने के बाद भी अदालत ने इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। ये अभी भी ऐसे ही चल रहे हैं ये। और फिर डेज की मौत के 5 साल बाद, यानी कि 19 अगस्त 2021 को फैसला आता है, जिसमें डॉक्टर जे को 3 साल की सजा सुनाई जाती है और $4500 का उस पर जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन बाद में इसका जुर्माना डबल कर दिया जाता है और $9000 का लगा दिया जाता है। और जो इसकी माँ थी, यानी कि डेज की माँ थी, उसका कहना था कि ये कोई न्याय नहीं है। उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन पता नहीं क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अपील को रिजेक्ट कर दिया। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। एक माँ को अभी तक इंसाफ नहीं मिला उसके बेटे की मौत का। तो इस दरिंदे को क्या सजा मिलनी चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।